मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं एक नया चैप्टर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, व्यापार क्रय। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि व्यापार क्रय क्या होता है। जब क्या होता है कि कोई कंपनी किसी चलते बिजनेस को खरीदती है तो उसे परचेज ऑफ बिजनेस कहते हैं, क्योंकि इस बार वो क्या कर रही है, बिजनेस को परचेज कर रही है। और जिससे बिजनेस परचेज किया जाता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि कोई एकल व्यवसायी होता है या कोई फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि जब कोई कंपनी किसी फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप से, एकल स्वामी से बिजनेस परचेज करे तो उसे क्या कहा जाएगा, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस कहा जाएगा। ठीक है ये। अब उसके बाद में अगली बात हमारी आती है, नेक्स्ट पार्ट, वो ये है कि कई बार क्या होता है कि फर्म जो है या एकल व्यवसायी जो है वो ही अपनी फर्म या एकल व्यवसाय को बंद कर देता है और उसे कंपनी में कन्वर्ट कर देता है। सही है ना। तो जब कोई पार्टनरशिप फर्म अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर देती है तो भी वो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ही कहलाता है। ठीक है। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस के लिए हमने जो डेफिनेशन लिखी है बहुत शॉर्ट में मैंने यहाँ लिखा है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन अ कंपनी एक्वायर अ बिजनेस फ्रॉम अ फर्म और फ्रॉम अ पर्सन इट इज कॉल्ड एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। सही है। किसी फर्म से ले या पर्सन से ले, किसी व्यक्ति से ले जो एकल व्यवसाय होता है। तो सेकंड पॉइंट, देयर आर टू पार्टीज, दो पक्षकार होते हैं। वन इज वेंडर, जो बिजनेस को बेचने वाला है वो वेंडर कहलाता है, एंड अनदर इज परचेजर, अन्य व्यक्ति जो है वो कौन कहलाता है, परचेजर। तो टू पार्टीज हो गए, वेंडर एंड परचेजर। थर्ड थर्ड पॉइंट है, पेमेंट फॉर बिजनेस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। जो पेमेंट बिजनेस के लिए किया जाता है, जैसे मैंने आपका बिजनेस खरीदा तो उसके लिए जो मैं पेमेंट करूंगा आपको, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन या पीसी बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, मेथड फॉर परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन। परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन कौन से मेथड से किया जाता है, तो उसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है नेट पेमेंट मेथड और दूसरा है आपका नेट एसेट्स मेथड। नेट पेमेंट मेथड में होता यह है कि आप जितना भी पेमेंट कर देते हो, जिसको हम लम सम पेमेंट बोलते हैं, एक मुश्त भुगतान। तो आपने क्या किया कि आपके पास पैसा है और आपने किसी बिजनेस को खरीदना है, तो आपने सीधा उसको बोला कि मैं इतने करोड़ रुपए तुम्हें देता हूं, तुम अपना बिजनेस मुझे दे दो। तो हमने उसको पैसे पकड़ाए और वो बिजनेस अब से हमारा हो। तो ये नेट पेमेंट मेथड कहलाता है। इसमें कोई गणित नहीं है, सीधा सीधा जितना पेमेंट किया, जैसे भी पेमेंट किया, तो जितने भी पेमेंट किए सारे पेमेंट जोड़ लो तो वो आपके क्या हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। आसान है। दूसरा होता है नेट एसेट्स मेथड। तो नेट एसेट्स मेथड आपको पता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कौन सी एसेट्स, जो भी एसेट्स उसने ली है रिवैल्यूड प्राइस पे ले लेंगे। तो एसेट्स टेकन बाय परचेजर ऑन रिवैल्यूड प्राइस माइनस लायबिलिटीज टेकन बाय परचेजर। जो एसेट्स उसने ली और जो दायित्व उसने लिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन बाय द परचेजर, उनका डिफरेंस जो है वो नेट एसेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, डिफरेंस ऑफ एसेट्स टेकन माइनस लायबिलिटीज टेकन, जो उसने लिया है उसी के बेस पे और जिस मूल्य पे लिया है, तो वो परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। तो बहुत लंबी चौड़ी गणित नहीं है, सिंपल सा है। और नेट एसेट्स का फॉर्मूला यही है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ हो तो बेसिक फॉर्मूला जो हम हमेशा यूज करते हैं, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला नेट एसेट्स का होता है। अब उसके बाद में आपके आता है छठा पॉइंट, गुडविल। गुडविल कब कही जाएगी, जब आप परचेज कंसिडरेशन तो होता है ज्यादा, जबकि नेट एसेट्स होती है कम, तो उसे गुडविल कहते हैं। तो हमने इसको लिखा है, परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट एसेट्स, इट विल बी कॉल्ड गुडविल। आसान है। इसी तरह से कैपिटल रिजर्व कब होगा,
तो वो इसकी अपोजिट कंडीशन होती है। व्हेन नेट एसेट्स इज ग्रेटर देन परचेज कंसिडरेशन, जब परचेज कंसिडरेशन हमने पेमेंट किया है वो आपके नेट एसेट से क्या हो, कम हो, तो वो गुड आपके कैपिटल रिजर्व कहलाता है। ये जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व हम दोनों ही देखते हैं ना, ये किसके नजरिए से देखते हैं, परचेजर, जो परचेजिंग कंपनी होती है ना उसके नजरिए से देखते हैं। तो इसको मैं एक थोड़ा इस नजरिए से भी थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे आप वेंडर हो जिनको बिजनेस जिन्होंने बिजनेस बेचा है और मैं परचेजर हूं। अब आपके बिजनेस की वैल्यू थी 10 लाख, जबकि मैंने आपको पेमेंट कर दिया 12 लाख, तो परचेज कंसिडरेशन तो हो गया 12 लाख, जबकि आपके बिजनेस की वैल्यू जिसको हम नेट एसेट्स कहते हैं वो है 10 लाख। तो ज्यादा कौन हुआ, ज्यादा कौन हुआ, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा हुआ, यानी मैंने आपको 2 लाख रुपए ज्यादा पेमेंट किए, तो दैट विल कॉल्ड पेमेंट एज गुडविल। मैंने जो आपको ज्यादा पेमेंट किया वो आपकी गुडविल के लिए पेमेंट किया, ये मेरे लिए खर्चा है। क्लियर। इसका जस्ट अपोजिट कैपिटल रिजर्व है। आपका बिजनेस तो था 10 लाख का और मैंने आपको 7 लाख का ही भुगतान किया, तो इसमें मेरी बचत हो गई, बचत यानी फायदा। तो इस फायदे को हम कैपिटल रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट बोल देते हैं। आ रही है समझ में? यानी जब आप नेट एसेट से ज्यादा पेमेंट करें तो गुडविल कहलाएगी, और नेट एसेट से कम पेमेंट करें तो वो आपका फायदा यानी कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। इट इज ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखें। अगला पॉइंट है 7th पॉइंट, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। इस चैप्टर में ये सुख है कि अपने को जो जर्नल एंट्रीज करनी है वो केवल परचेजिंग कंपनी की ही करनी है, वेंडर कंपनी की जर्नल एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। कोई पूछेगा सर क्यों, तो उसका कारण ये है कि परचेज जो बेचने वाली कंपनी है वो एक फर्म है या वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, एकल व्यवसायी है, तो उसके खातों की एंट्रियों का कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि उन पे कोई बाध्यता भी नहीं है कि वो अपने खाते बनाए नहीं बनाए कैसे बनाए, उनकी अपनी सुविधा से चलता है, तो इसलिए उसमें क्लोजिंग एंट्रीज नहीं होती है। जैसे हमने अमालगमेशन में किया था, उसमें हमने क्या करना पड़ा था कि दूसरी कंपनी की भी एंट्री अपनी करनी पड़ी थी, इसमें अपने को जर्नल एंट्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसमें जर्नल एंट्री केवल परचेजिंग कंपनी में ही होती है। और परचेजिंग कंपनी में एंट्री कौन सी होगी, फर्स्ट, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जब आप बिजनेस परचेज करते हो तो आप एसेट्स और लाइबिलिटीज परचेज करते हो, तो उसको खरीदने की जो एंट्री है वो होगी एसेट्स अकाउंट या टू लाइबिलिटीज। ठीक है। और इसका डिफरेंस क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन। तो इसकी जनरल एंट्री बनी एसेट्स अकाउंट डीआर टू लाइबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट, और वेंडर के लिए क्या हो जाएगा, तो पीसी लिख देंगे, यानी परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट आ जाएगा। जैसे एसेट्स आपने टोटल ली 10 लाख में, लाइबिलिटीज आपकी टोटल बनी थी 7 लाख, तो परचेज कंसिडरेशन आपका कितना बनेगा, 3 लाख। ये इस तरीके से चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप नेट एसेट जितना पेमेंट करते हो इसलिए ऐसा होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में ये 3 लाख रुपए आपको पेमेंट करना है, तो ऑन पेमेंट ऑफ पीसी, परचेज कंसिडरेशन के पेमेंट करने पर, तो यहाँ पे हमने कहा कि ये यहाँ पे 3 लाख लिखेंगे। अब ये 3 लाख वो कैसे देता है, अगर वो इक्विटी शेयर देता है, यदि वो प्रेफरेंस शेयर देता है, यदि वो डिबेंचर देता है, और यदि वो कैश पेमेंट कर देता है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू डिबेंचर और टू बैंक। दो एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री है इंटरेस्ट पेमेंट इफ डिले इन पेमेंट ऑफ पीसी। कई बार ऐसा होता है कि परचेज कंसिडरेशन पेमेंट करने में डिले हो जाता है, डिले हो जाता है तो उस पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, तो उस ब्याज के भुगतान की एंट्री है, क्या एंट्री है, इंटरेस्ट टू वेंडर अकाउंट डीआर टू बैंक, इंटरेस्ट पेड हो जाएगा। आसान है। तो जनरल एंट्री ये 3 ही होती है आपके, इसके अलावा जनरल एंट्री इसमें क्रेता की बुक में नहीं होती है। आगे देखें बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग हमारी शुरू होती है 8th पॉइंट, डेट डेटर एंड क्रेडिटर्स नॉट टेकन बाय द परचेजिंग कंपनी बट कलेक्टेड बाय परचेजर एज एजेंट।
ये क्या कहानी है, इसको थोड़ा सा आप समझें। कई बार क्या होता है कि जो परचेज करने वाली कंपनी है, जैसे मैं हूं, आप तो हैं वेंडर, मैं हूं परचेजर। आपकी डेटर और क्रेडिटर है ना, वो मैं नहीं लेना चाहता हूँ। बाकी आपकी सारी एसेट्स मैं ले लूंगा, आपकी लाइबिलिटीज भी ले लूंगा, पर डेटर और क्रेडिटर मैं ये कह के नहीं लेता हूँ कि यार तुम्हारे डेटर और तुम्हारे क्रेडिटर को मैं जानता नहीं हूँ। ये तो एकल व्यवसाय है या फर्म है, तो उसका ऑब्वियस है, उसका जो एरिया है वो भी बहुत छोटा ही होता है। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे ग्राहक कौन से हैं मुझे पता ही नहीं है। अब मैं किससे पैसा लेता फिरूंगा? देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी कि मैं उनसे पैसा कैसे लूं। तो वो ये कहता है, कंपनियों के मामले में अलग चीज होती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और फर्म और इंडिविजुअल के मामले में अलग होता है। हमारा व्यक्तिगत रिलेशन के आधार पर ही तो हम डेटर और क्रेडिटर तय करते हैं, पार्टनरशिप फर्म हो चाहे एकल व्यवसाय हो। तो जो परचेजर है वो कंपनी है, जैसे मैं कंपनी हूँ, अब आप हो छोटी फर्म, मैं कंपनी के रूप में काम कर रहा हूँ, मैं आपके बिजनेस को परचेज कर रहा हूँ। मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात ये भी बता दूं कि जनरली ऐसी कहानियां इसलिए होती है क्योंकि मैं अपना कॉम्पिटिटर हटा रहा हूँ। मैं हूँ बड़ी कंपनी, मुझे लगा कि यार ये लोकल आदमी मेरे को वहां पे दिक्कत करता है, तो उसके बिजनेस को परचेज करके मैंने अपने कॉम्पिटिटर को रिमूव कर दिया। ये पॉलिसी का पार्ट होता है। तो अब तुम्हारे डेटर्स और तुम्हारे क्रेडिटर्स को मैं नहीं जानता, तो मैं तुम्हें क्या कहता हूँ कि भाई मैं तुम्हारे क्रेडिटर और डेटर्स को नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, एक काम मैं आपके लिए कर सकता हूँ कि मैं आपके जो डेटर्स पैसा देने के लिए आएंगे आपके शॉप पे या आपकी फर्म पे, वो मैं ले लूंगा। और जिन जो क्रेडिटर पैसा मांगने के लिए आएंगे उनको मैं पेमेंट भी कर दूंगा, लेकिन एज अ एजेंट, एक एजेंट के रूप में काम करूंगा मैं। तो ये भी तय हो जाता है, ये पॉलिसी भी तय हो जाती है, क्योंकि फर्म को बेचना है तो उसकी ये बात भी माननी पड़ेगी। अब प्रश्न ये भी आप पूछ सकते हो, सर फर्म क्यों बेचेगी? तो देखो, बिजनेस में क्या होता है, ये एक जनरल नेचर ऑफ बिजनेस है। जैसे ही एक बड़ा व्यवसायी आपके पास आके वहां पे खड़ा हो जाता है, अपना कारोबार शुरू कर देता है, तो निश्चित रूप से मानो ये छोटी छोटी चीजें बंद हो जाएंगी, क्योंकि आप उसे कंपटीशन में फाइट नहीं कर सकते। कंपटीशन में फाइट नहीं कर सकते हो तो ऐसी स्थिति में उसकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक छोटी सी कपड़े की दुकान है, उसके पास में एक बिग शॉपिंग मॉल आ गया जिसमें दुनिया भर के कपड़े हैं, रेट बहुत कम है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलो उसकी क्वालिटी और रेट के आप कंपटीशन में नहीं आ सकते हो। नहीं आ सकते हो तो आपको लगता है कि यार हानि, लॉस खा के ही बंद करना है, तो इससे पहले इसको बेच ही दे तो अपने को कुछ पैसे भी मिल जाएंगे अपने बिजनेस के। तो इसलिए वो बेच देते हैं, इसलिए वो ये सारी शर्तें भी मानने के लिए तैयार हो जाता है कि उसको बेचना है। सही है ना? और इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इसका एक बेसिक पार्ट है, बिजनेस में ऐसा होता है, कंपटीशन नहीं हो सकता है। अब इसके लिए आपको कहानियां आप खुद ढूंढें, सर्च करें गूगल पे, बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी इस तरह के बिजनेस के बारे में। अब इसमें हुआ क्या, वो कहता है कि मैं आपके एजेंट के लिए एजेंट के रूप में काम करूंगा, तो वो डेटर से पैसा लेगा। तो पहली एंट्री उसने क्या लिखी है, देखो, फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट, रिसीव्ड मनी फ्रॉम डेटर ऑफ वेंडर। डेटर ऑफ वेंडर का मतलब समझ गए ना? आपके जो देनदार थे उनसे पैसा मिलेगा। मिलेगा तो बैंक अकाउंट दिया टू वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एक एडजस्टमेंट अकाउंट को खोल देता है। आसान है। दूसरा क्या होगा, पैसा लेने के लिए आएंगे मेरे पास, तो ऑन पेमेंट ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर ऑफ वेंडर, वेंडर को क्रेडिटर को भुगतान करना है, तो वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू बैंक। आसान है, टू बैंक बाय बैंक ही तो हो रहा है। तीसरा, ऑन ड्यू ऑफ कमीशन फ्रॉम वेंडर। अब ये कमीशन कहां से आ गया? मैं मैं एजेंट के रूप में आपका काम कर रहा हूं। ऑब्वियस है, आपके कोई व्यक्ति मेरे पास पैसा लेने के लिए आएगा, देने के लिए आएगा, तो एक आदमी मुझे भी तो बिठाना पड़ेगा ना, इसके लिए मेरा खर्चा लगेगा, तो मैं एजेंट के रूप में आपसे कमीशन चार्ज करता हूँ। तो वो कमीशन की एंट्री है जिसको हम कमीशन ड्यू बोलते हैं, ड्यू ऑफ कमीशन फ्रॉम वेंडर। तो उसकी एंट्री हो जाती है वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट या टू कमीशन। और लास्ट, थर्ड फोर्थ पॉइंट, फाइनल पेमेंट मेड टू वेंडर।
अब फाइनल पेमेंट मेड टू वेंडर कैसे आया? निश्चित रूप से मान के चलो कि आपके डेटर होंगे 50,000 के, ठीक है, आपके क्रेडिटर को भुगतान करना है 30,000, ये पेमेंट मैंने कर दिया, तो पीछे कितने बचे? 20,000। इसमें से मैंने अपना कमीशन 2,000 रुपये ले लिया, तो पीछे कितना बचा? 18,000। ये पेमेंट मैं किसको करूंगा? परचेजर करेगा, किसको? वेंडर को। तो ये लास्ट फाइनल पेमेंट मेड टू वेंडर की एंट्री हो गई, वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट ईआर टू बैंक। तो ज्यादातर संभावनाओं में ऐसा ही होता है कि भाई ज्यादा पेमेंट नहीं होता है, लेकिन इफ अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम द वेंडर, अगर मान लो ये चीज है ये माइनस में आ जाए, इसका मतलब हम उससे रुपए मांगेंगे तो अपने को पैसा मिलेगा, मिलेगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट ईआर टू वेंडर एडजस्टमेंट। तो किताब में आपकी ये एक ही एंट्री दे रखी है, क्योंकि वो ये मानता है कि आपके डेटर्स ज्यादा होंगे, क्रेडिटर्स कम होंगे। हमने दोनों लिख लिए हैं, जैसी परिस्थिति होगी। अगर मुझे पैसा देना है वेंडर को तो टू बैंक कर दूंगा, और अगर वेंडर से मुझे पैसा लेना है तो मैं बैंक डीआर कर दूंगा। ये एंट्री है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, अगली हेडिंग शुरू होती है प्यारे बच्चों। उस हेडिंग का नाम है गारंटी। गारंटी टू परचेजिंग कंपनी बाय वेंडर। वेंडर क्या करता है, उसको बिजनेस बेचना है, वो कंपटीशन करते करते अब थक गया है, उसको लगता है कि यार ठीक है बेच दिया जाए। तो जब उसको बिजनेस बेचना हो तो वो क्या करता है, गारंटी और ले लेता है। किस चीज की गारंटी लेता है? पहला फॉर डेटर्स के लिए। वो कहता है सर आप मेरी बिजनेस को ले लो और डेटर्स भी ले लो, मेरी गारंटी है अगर डेटर से पैसा कम आएगा ना तो कमी की पूर्ति मैं करूंगा। गारंटी का मतलब यही होता है। तो जैसे मान लो डेटर से अपने को 15,000 रुपए प्राप्त होने थे, लेकिन आपके 13,000 रुपए ही प्राप्त हुए, तो 2,000 रुपए कम पड़ गए ना। ये 2,000 कौन देगा? वेंडर देगा। क्यों देगा भाई? उसने गारंटी ली है, ठीक है। तो गारंटी है तो हम भी तो श्योर हैं, गारंटी का मतलब ही है। इसी तरह से क्रेडिटर की भी गारंटी देता है, सर क्रेडिटर ज्यादा नहीं होंगे, मैं आपको कह रहा हूं आपको 15,000 रुपए ही क्रेडिटर को देने हैं। बाय चांस मान लो हमें कोई भाई क्रेडिटर है अपना बिल लेके आ गया पेमेंट करो, और वो बिल 16,000 के थे तो हमने पेमेंट कर दिया, तो 1,000 रुपए हमने क्या कर दिया, ज्यादा पेमेंट कर दिया। तो ये भी कौन पूरा करेगा? वेंडर पूरा करेगा। क्यों करेगा? गारंटी ली है। समझ में आ रही है गारंटी का मतलब? इसलिए मेरा कोई रिस्क नहीं है, मेरा मतलब परचेजिंग कंपनी का कोई रिस्क नहीं रहा। गारंटी का मतलब ये होता है। यहां तक तो ठीक था। ये किस लिए था कि भाई मेरे डेटर भी आप ही रखो, मेरे क्रेडिटर भी आप ही रखो, अब मैं फ्री होना चाहता हूं। थर्ड, एक और प्रॉफिट की गारंटी और देता है। यानी ये वो स्टेज है जब वो ये कहता है कि भाई आप मुझे बिजनेस बेचना ही है, मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो उसने गारंटी दिया कि सर आपको 8% प्रॉफिट हर साल हो जाएगा। तो अगर मान लो किसी साल 5% हुआ तो रिमेनिंग 3% प्रॉफिट कौन देगा? वेंडर देगा। अब इसमें प्रॉफिट केवल 1 साल की गारंटी नहीं देता है, वो कहता है प्रश्न में कहेगा अपने को कि 3 साल प्रॉफिट की गारंटी दी है, 3 साल तक आपको प्रॉफिट होता रहेगा, मेरी गारंटी है। तो 3 साल तक में ये जैसे जैसे 8% हर साल यदि नहीं होता है तो जितनी भी कमी होगी वो पूरी करेगा। हाँ किसी साल 12% हो गया तो गारंटी लागू नहीं है। और ये दोनों तीनों ही मामले में है कि गारंटी से कम है तो गारंटी वाला चुकाए, लेकिन अगर गारंटी से ज्यादा मिल रहा है तो ये उसका फायदा है। किसका? परचेजर का। जैसे डेटर से 15,000 आने थे, 18,000 आ गए, तो ये किसका फायदा है? परचेजर का है भाई, उसने खरीद लिए थे। रिस्क में गारंटी लागू होती है पर फायदे में गारंटी लागू नहीं होती। जैसे मान लो हम मोटरसाइकिल की गारंटी किसी ने दी थी 2 साल चल जाएगी, अब 10 साल चल गई तो दिक्कत थोड़ी है, वो हमारी है। पर 2 साल से कम चलती तो गारंटी वाला उसको पूरा करता। तो गारंटी इज फॉर मिनिमम होता है, उससे ऊपर चलता है तो वो उसका हो गया। तो गारंटी शब्द समझ में आया? इसका भी अपने एग्जाम बुक में सवाल है, तो गारंटी का जब क्वेश्चन करेंगे तो इसके और अच्छे तरीके से इसको समझेंगे।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपके आता है, जो कि लास्ट पॉइंट है इसका, वो है 10वां पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियर टू इनकॉर्पोरेशन, यानी बिजनेस को खरीदने की डेट से पहले का, प्रीवियर टू इनकॉर्पोरेशन, एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, यानी खरीदने के बाद का लाभ व हानि। ये हेडिंग हिंदी में हो गई समामेलन से पूर्व व पश्चात के लाभ या हानि। इसमें क्या होता है कि जो ये अकाउंटिंग के लिए होता है, बिजनेस में क्या होता है कि जैसे ऐसा तो है नहीं कि 1 तारीख को बिजनेस खरीदा, कि हर बार जो भी व्यक्ति बिजनेस खरीदेगा तो वो 1 अप्रैल को ही खरीदेगा, क्योंकि अगर वो 1 अप्रैल को खरीदता है यानी वर्ष की पहली तारीख को, तो प्री और पोस्ट कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वर्ष के बीच में जब खरीदता है, मिड ऑफ द ईयर यदि कोई व्यक्ति बिजनेस खरीदता है तो उसे प्रॉफिट के 2 हिस्से करने पड़ते हैं। खरीदने की डेट से पहले का, तो प्रीवियर टू इनकॉर्पोरेशन, और खरीदने की डेट के बाद का, तो वो हो गया आपके पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सही है बच्चों, समझ में आती है ये बात? हेडिंग समझ में आ गई? ऐसा कब करना पड़ेगा? जब मिड ऑफ द ईयर अगर ऐसा होता है तो प्री और पोस्ट प्रॉफिट करना पड़ता है। अगला प्रश्न आता है, सर क्यों, वाई प्री और पोस्ट 2 हिस्से क्यों करने होते हैं? तो उसका कारण ये होता है कि जिस दिन आपने, मैं हूं परचेजर हूं, मैंने आपकी कंपनी को मान लो 1 अक्टूबर को खरीदा, मिड ऑफ द ईयर हो गए, तो 1 अक्टूबर से जो पहले प्रॉफिट कमाया गया था, जो भी, वो प्रॉफिट तो आपने कमाया था ना, क्योंकि उस तारीख तक तो बिजनेस आप चला रहे थे, तो वो प्री का प्रॉफिट हुआ। और जो 1 अक्टूबर के बाद मैंने बिजनेस संभाला और मैंने प्रॉफिट कमाया, तो वो मेरा खुद का कमाया हुआ हो गया, हो गए। अकाउंटिंग में जो पहले का प्रॉफिट होता है ना, उसको कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल, क्योंकि वो तो मेरे साथ दहेज में आया था ना। तो जिस दिन मैंने आपकी कंपनी को खरीदा, उस दिन उतना प्रॉफिट तो आपने मुझे कमा के दिया हुआ था, वो तो दहेज में है, तो वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। और कैपिटल प्रॉफिट आप डिविडेंड के रूप में बांट नहीं सकते हो, ये आपको पता है, पूंजीगत लाभ होता है। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद का जो प्रॉफिट है वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू प्रॉफिट। और रेवेन्यू प्रॉफिट को हम डिविडेंड के रूप में बांट सकते हैं। इसलिए अकाउंटिंग कहती है कि आपको इन दोनों को अलग अलग करना चाहिए। विद द कॉज हमने इसको समझ लिया है, पहले वाला जो है वो अलग होगा, क्योंकि दोनों के अलग अलग उपयोग हैं। एक बात। दूसरा, प्री का जो प्रॉफिट होता है ना, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होती है, जिसको हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं, उसमें से एडजस्ट होता है। कि जैसे मान लो मैंने आपका बिजनेस 10 लाख में खरीदा, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, और आपका जो, जब मैंने 1 अक्टूबर को खरीदा तो आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो आपने मुझे उस बैलेंस शीट में दिया हुआ था 6 महीने का। तो इसका मतलब अगर मैं आपको 10 लाख पीसी देता हूं, जिसको हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो उसमें से 1 लाख तो आपने पहले से ही मुझे दिया हुआ है प्रॉफिट, वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो मेरे इन्वेस्टमेंट कितने का पड़ा? 9 लाख का। तो वही चीज है कि पहले का जो लाभ है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से घटा दिया जाता है पूंजीगत मानते हुए, और बाद में मान लो मुझे 1 लाख का प्रॉफिट और हुआ, वो प्रॉफिट मैं डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर सकता हूं, उस प्रॉफिट को मैं बांट सकता हूं। इसलिए 2 हिस्से किए जाते हैं। तो अब इसके हिस्से करते समय हमें क्या ध्यान रखना है? तो बैलेंस, आपके पी एंड एल अकाउंट होता है ना, पी एंड एल अकाउंट के टुकड़े करने होते हैं, प्री और पोस्ट अनुपात में बांटना पड़ता है। तो उनके अनुपात कौन कौन से होंगे? तो उसमें सबसे पहला टाइम रेशियो। तो टाइम रेशियो में सैलरी, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, रेंट, डेप्रीशिएशन, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सारे समय के आधार पर भुगतान किए जाते हैं, इसलिए इसको टाइम रेशियो में बांटते हैं। फिर आता है सेल्स रेशियो। नाम से पता है, जो खर्चे सेल्स के कारण से हुए थे, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बेड डेट्स, पैकिंग चार्जेस, कैरीज आउटवर्ड, पीबीडी यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये सब किसके अनुपात में बांटे जाते हैं? सेल्स रेशियो में बांटे जाते हैं। किसको बांट रहे हैं हम लोग? पी एंड एल को 2 हिस्सों में बांटते हैं। तो
फिर उसके बाद में प्रॉफिट प्रीरियर टू इनकॉर्पोरेशन। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो सिर्फ प्री में ही होते हैं, जैसे सैलरी टू ऑनर या सैलरी टू पार्टनर। ये पहले के खर्चे हैं भाई, पार्टनर तो पहले था, अब तो कौन होता है, डायरेक्टर होता है ना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किस में होता है, फर्म में होता है। तो जो फर्म के आइडेंटिफाइड खर्चे हैं वो तो जब तक फर्म थी तब तक के माने जाएंगे ना। तो ये खर्चे कभी भी आए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये केवल प्री में ही लिखे जाएंगे, ये पोस्ट में नहीं आएंगे। इसी तरह से पोस्ट के खर्चे भी फिक्स है। कुछ खर्चे ऐसे जो सिर्फ पोस्ट में आते हैं, जैसे डायरेक्टर फीस। तो डायरेक्टर फीस तो उस दिन से लगेगी ना जिस दिन से कंपनी बन गई थी, तो इसलिए डायरेक्टर फीस, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, डिबेंचर इंटरेस्ट, क्योंकि डिबेंचर कौन इश्यू करता है, कंपनी करती है, फर्म नहीं कर सकती है ना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी कंपनियों में होते हैं केवल। उसके बाद में आपके शेयर ट्रांसफर एक्सपेंसेस, तो शेयर भी कंपनी में होते हैं। आप प्री और पोस्ट समझ में आ रहा है भाई। जिस दिन आपने खरीदा था उससे पहले तो वो फर्म या एकल व्यवसाय था, तो जो खर्चे फर्म या एकल व्यवसाय के ही हैं केवल, वो प्री के हो जाते हैं। और जिस दिन आपने खरीद लिया उस दिन कंपनी बन गई, तो डायरेक्टर का पेमेंट किस में आता है, कंपनी में आता है। डिबेंचर का पेमेंट किस में आता है, कंपनी में आता है। शेयर एक्सपेंसेस किस में आता है, कंपनी में आता है। तो ये पोस्ट के हैं, सही है ना, अलग अलग पहचान कर ले। और लास्ट, इंटरेस्ट ऑन पीसी, इंटरेस्ट ऑन पीसी विल बी डिवाइडेड इनटू टाइम रेशियो। अगर मान लो आपने इंटरेस्ट ऑन पीसी दिया है तो उसे टाइम के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। लेकिन लेकिन जितने ड्यूरेशन का वो आपके है, जैसे मान लो 4 महीने का है, तो 4 महीने में प्री के महीने जो हैं वो प्री में आ जाएंगे और पोस्ट के महीने पोस्ट में आ जाएंगे टाइम रेशियो में। तो ये इतना ही चैप्टर है बच्चों। आज की क्लास में हमने इस पूरे चैप्टर के रूल्स देखे हैं, आने वाली क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।